नमस्कार। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉरिशस दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस समारोह में होंगे आज मुख्य अतिथि, लेकिन उससे पहले औपचारिक मुलाकातों और भेंटों के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर और सहयोग को और मजबूत करने पर लगेगी मुहर। सुरक्षित और समृद्ध हिंद महासागर क्षेत्र का निर्माण की तरफ भारत और मॉरिशस के संबंध किस तरह हिंद महासागर कूटनीति के लिए अहम है, इस पर भी विशेष मेहमानों से चर्चा करेंगे। साथ ही पोर्ट लुइस में मौजूद डीडी न्यूज संवाददाताओं के साथ दिन भर के पीएम मोदी के कार्यक्रमों को लेकर आपके तक आएंगे, तो इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आइए शुरुआत करेंगे दूसरे दिन की, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रमों की शुरुआत की। पीएम नरेंद्र मोदी के मॉरिशस दौरे का दूसरा दिन। पीएम मोदी ने दूसरे दिन की शुरुआत मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जुगन्नाथ के साथ मुलाकात से की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय दौरे में पहले दिन जहां एक तरफ हमने देखा भारत और मॉरिशस के सांस्कृतिक संबंधों की जड़ें सदियों पुराने तक इन संबंधों को मजबूत करती हैं, उन्हीं संबंधों को एक बार फिर 21वीं सदी में प्रधानमंत्री ने नए आयाम देते हुए उस मंच से ये बताया कि किस तरह से ये 2 देश नहीं बल्कि एक संस्कृति है, ये एक परिवार है। मॉरिशस और भारत के संबंधों में जहां एक तरफ मॉरिशस की जड़ों में निहित है भारत का खून पसीना, इसका जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने 2 संस्कृतियों के मिलन और उसके साझा हितों की बात की, त्योहारों की बात की। उन्होंने कहा कि किस तरह से अपने पिछले दौरे के दौरान वो होली के बाद पहुंचे थे और इस बार वो मॉरिशस से होली के रंग लेकर भारत पहुंचेंगे। मॉरिशस की आज़ादी का इतिहास और भारत की आज़ादी के संघर्षों का भी एक बड़ा मेल है आज की तारीख में। तो वहीं मॉरिशस के नेता विपक्ष जॉर्जेस पियरे लेसजॉन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉरिशस यात्रा के दूसरे दिन की औपचारिक मुलाकातें हैं और इन मुलाकातों के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी, जहां साझा हितों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है। 2015 में जिन समझौतों को लेकर भारत और मॉरिशस आगे बढ़ा, अब उन समझौतों से आगे की यात्रा पर नए क्षेत्रों को लेकर सहयोग को आगे बढ़ाने पर द्विपक्षीय वार्ता अब से थोड़ी देर में शुरू होगी। और पहले दिन मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस पहुंचने पर पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। साथ ही पीएम मोदी ने कई कार्यक्रमों में शामिल होकर द्विपक्षीय रिश्तों को नई ऊंचाई दी। आइए देखते हैं पहले दिन के कार्यक्रम की कुछ झलकियां। मॉरिशस की 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य अभिनंदन। हवाई अड्डे पर अगवानी के लिए खुद मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र राम गुलाम तो मौजूद थे ही, उप प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रीय असेंबली के स्पीकर और नेता विपक्ष भी पीएम मोदी को लेने पहुंचे। पीएम को तोपों की सलामी भी दी गई। मॉरिशस की शीर्ष 200 हस्तियों की उपस्थिति में पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री का भारतीय समुदाय ने भी जोरदार स्वागत किया। पीएम के होटल के बाहर बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग उमड़ आए। लोगों ने जय श्री राम, भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम के अभिनंदन में भोजपुरी संस्कृति की झलक भी दिखाई दी। गीत गवई के जरिए पीएम के आगमन पर खुशी और उत्साह की भावनाएं व्यक्त की गईं। He is like my role model. I really feel like he motivates me in my life. बड़ा ही अच्छा अनुभव था. He is really like his personality is very charming and it was really inspiring to watch him. हम लोग बहुत एक्साइटेड थे और मोदी जी को देख के हम लोग बहुत खुश हुए. बहुत अच्छा लगा. सर यहाँ आए, हम उनको देखे, मिले. सर ने हमसे हाथ भी मिलाया. बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है और प्राउड फील होता है हमारे सर को और हमारे देश को लेकर.
मॉरिशस के दिवंगत महान नेताओं को नमन करने पीएम मोदी सर शिवसागर रामगुलाम बॉटनिकल गार्डन गए। पीएम ने वहां मॉरिशस के राष्ट्रपिता माने जाने वाले सर शिवसागर रामगुलाम के साथ साथ मॉरिशस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रह चुके सर अनिरुद्ध जगन्नाथ को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम के साथ मॉरिशस के उनके समकक्ष नवीन चंद्र रामगुलाम भी मौजूद रहे। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत दोनों नेताओं ने वहां पौधा भी लगाया। प्रधानमंत्री ने मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल से मुलाकात की। पीएम ने उन्हें हाल ही में प्रयागराज में संपन्न महाकुंभ का गंगाजल भेंट किया। पीएम मोदी और राष्ट्रपति गोकुल की बैठक में अहम मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री की मॉरिशस यात्रा से जुड़े तमाम उन मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे जो दोनों देशों के संबंधों को तो मजबूत करते ही हैं, साथ ही साथ विश्व की कई ऐसी चुनौतियां हैं जिसके समाधान की तरफ भी आज द्विपक्षीय वार्ता के बाद भारत और मॉरिशस आगे बढ़ेंगे। और इसी पर विस्तार से बात करने के लिए दो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल कुमार त्रिगुनायत साहब, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही प्रोफेसर अंशु जोशी जुड़ रही हैं हमारे साथ, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU से। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। अंशु जोशी, पहले आपके पास आते हैं और ये जानते हैं कि किस तरह से आज तो दूसरा दिन बेहद अहम, जहां एक तरह से हम कहें कि मुख्य तौर पर दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर सबकी नजर रहेगी और उन संबंधों को लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर पहला दिन जो भारत और मॉरिशस की जड़ों को मजबूत करता हुआ एक ऐतिहासिक दिन साबित होता दिखाई देता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ के बाद त्रिवेणी के पवित्र गंगाजल को लेकर पहुंचे और वहां से शुरुआत हुई एक नई, जब हम जिक्र करते हैं कि किस तरह से मॉरिशस के विकास में भारत का खून पसीना मिला हुआ है, और आज की यात्रा को कैसे आप देख रही हैं पहले दिन को, और उसके बाद फिर हम बढ़ेंगे त्रिगुनाथ साहब के साथ दूसरे दिन की तरफ। ऋतु जी, सबसे पहले तो इस महत्वपूर्ण चर्चा का भाग मुझे भी बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल जो हमने सारे दृश्य देखे, कल जिस प्रकार से हमारे माननीय प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ, सम्मान हुआ, मॉरिशस के लोगों ने, मॉरिशस के अधिकारियों ने, मॉरिशस की सरकार ने जिस प्रकार से अपना प्रेम मोदी जी को और भारत को समर्पित किया, तो उसको देख करके ये चीज मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आज का जो दिन है, कल के दिन ने एक टोन सेट किया है, और आज का जो दिन है उससे न सिर्फ भारत मॉरिशस के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उनको एक नई मजबूती मिलेगी, कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हम आज सुन सकते हैं, वैश्विक राजनीति को भी एक सकारात्मक योगदान मुझे लगता है कि आज की मीटिंग देने वाली है। और यदि हम भारत मॉरिशस के रिश्तों की ओर देखें ऋतु जी, हमने कल भी देखा किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री का वहां स्वागत किया गया, वो भी किस प्रकार से भारत से एक प्रेम का रंग लेकर के मॉरिशस पहुंचे, पावन मां गंगा का जल लेकर के पहुंचे हैं, और हिंद महासागर में जो ये मॉरिशस रूपी वटवृक्ष है, इसकी जो जड़ें हैं वो किस तरह से भारतीय संस्कृति की हैं, भारतीय संस्कृति से पल्लवित पोषित हैं, इनकी जड़ों में किस प्रकार से मां गंगा का जल है, ये हम बहुत ही विश्वास के साथ कह सकते हैं। भारत ने जब मौका पड़ा है और जब ऐसा समय आया है तो मॉरिशस की हमेशा सहायता की है। तो एक महत्वपूर्ण रक्षा सहयोगी के रूप में, ट्रेड पार्टनर के रूप में, यदि हम एक सांस्कृतिक सहयोगी के रूप में देखें तो भारत ने हमेशा मॉरिशस का साथ आगे बढ़ के दिया है। जब कोई ऐसी क्राइसिस की सिचुएशन आई, कोविड-19 का जब काला समय था, भारत ने मॉरिशस की सहायता की। भारत ने मॉरिशस में इंफ्रास्ट्रक्चर का अच्छे से डेवलपमेंट हो सके, जो डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट है, डिफेंस तैयारियां हैं, उसको लेकर के हमेशा से मॉरिशस की सहायता की है। कुछ पोत भी मॉरिशस को भारत ने दिए हैं। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस दोनों देश मिलकर के करते हैं। यदि हम ट्रेड के क्षेत्र में देखें तो बहुत अच्छा व्यापार का संबंध दोनों देशों के बीच में है। पिछले 17 वर्षों में 132% से अधिक की वृद्धि दोनों देशों के बीच के व्यापार में हुई है। भारत फार्मास्यूटिकल हुआ, सूत हुआ, सीरियल्स हुए, इस प्रकार की जो महत्वपूर्ण क्रिटिकल चीजें हैं वो मॉरिशस को भेजता है। मॉरिशस से भी हमें कुछ चीजें भेजी जाती हैं। और 2021 में ऋतु जी एक बहुत महत्वपूर्ण कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच में साइन हुआ। इसके अलावा 2023-24 में एक डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच में साइन हुआ, जिसके बाद मॉरिशस सिंगापुर के बाद भारत का सबसे बड़ा निवेशक देश बन गया है। तो हम ये विश्वास के साथ
कह सकते हैं, आशा के साथ कह सकते हैं कि आज जब ये दोनों नेता दोनों देशों के मिलेंगे, बैठेंगे और एक औपचारिक रूप से बात होगी, तो मुझे लगता है कि चाहे कृषि का क्षेत्र हो, फार्मास्यूटिकल का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, रक्षा सहयोग का क्षेत्र हो, आपसी व्यापार को बढ़ाने की बात हो, न सिर्फ द्विपक्षीय स्तर पर, एक बहुपक्षीय स्तर पर, जैसे कि ब्लू इकोनॉमी का जो एक ग्लोबल गोल है, क्लाइमेट चेंज कंटेनमेंट का जो एक ग्लोबल गोल है, इसको लेकर के मुझे लगता है कि कुछ महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने आ जानी चाहिए। जी, एम्बेसडर त्रिगुनाथ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। त्रिगुनाथ साहब, आप किस तरह से भारत और मॉरिशस के आज के संबंधों को, अगर हम हिंद महासागर कूटनीति के लिहाज से पूछें, वैश्विक चुनौतियों के लिहाज से पूछें, और तकरीबन 13 लाख की आबादी वाले देश के साथ आर्थिक संबंधों के लिए कितना अहम प्रधानमंत्री का ये दौरा, आज का दिन? तो देखिए, प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि मॉरिशस हमारा पार्टनर नहीं, परिवार है। तो मैं समझता हूँ उसमें सब कुछ कह दिया उन्होंने। तो आप भी जानते हैं कि वहाँ की जो पॉपुलेशन आपने बताई 1.3 मिलियन, उसमें लगभग 70% जो है वो भारतीय मूल के लोग हैं, और वो हमेशा भारत के साथ अपना एक स्पिरिचुअल कनेक्ट, एक फिजिकल कनेक्ट बनना चाहते हैं। अगर आप प्रवासी भारतीय दिवस की जो भी मीटिंग्स होती हैं उनको देखें, तो सबसे बड़ा डेलीगेशन जो है वो मॉरिशस से आता है। हजारों लोग आते हैं, कई हजार लोग के डेलीगेट्स जो हैं मॉरिशस से आते हैं। तो वो इंडिकेट करता है कि किस तरह वो अपना कनेक्ट रखते हैं। दूसरी तरफ से, जैसा प्रोफेसर साहब ने भी बताया बड़ी खूबसूरती से सारी रिश्तों के बारे में, तो मॉरिशस जो है वो गेटवे टू अफ्रीका भी है हमारे लिए। एक प्रधानमंत्री जैसे बार बार कहते हैं कि दे आर नॉट स्मॉल आइलैंड्स बट दे आर बिग ओशंस। तो जैसे स्ट्रेटेजिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क भी है। जिस तरह दुनिया में बदलते आयाम हैं, जिस तरह की समस्याएं बढ़ रही हैं, उसमें मॉरिशस का रोल एक बहुत बड़े रूप में बढ़ता है। और मॉरिशस एक इंडियन ओशन कंट्री है। हमारे जो इंडियन ओशन रीजनल एसोसिएशन है उसकी सेक्रेटरीट वहाँ पर है। वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटरीट जो है उसकी भी मॉरिशस में, जो भारत ने बनाई है। वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, वहाँ पे अगालेगा जो प्रोजेक्ट है, वहाँ पे आइलैंड है, उसका डेवलपमेंट भारत ने किया है। तो हमारे रिश्ते, चाहे उनके साथ डिफेंस में हो, सिक्योरिटी में हो, ट्रेड में हो, उन सब का आयाम जो है वो हमारे पीपल टू पीपल कनेक्ट जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज आपने दिखाया कि प्रधानमंत्री जो है पूर्व प्रधानमंत्री जगन्नाथ जी से मिले, अपोजिशन लीडर से मिले। इस सब से क्या जाहिर होता है? इससे जाहिर होता है कि चाहे वहाँ की पॉलिटिक्स में कोई भी आए, कोई भी लीडर हो, भारत के साथ उनके रिश्ते अहम रहते हैं। तो ये एक, मैं समझता हूँ, एक बहुत बड़ी बात है। और ये नए जो प्रधानमंत्री हैं रामला, अभी नवंबर में इलेक्शन के बाद में उनकी मेजॉरिटी आई और प्रधानमंत्री ने उनको किया, तो पहली बार ये एक मुलाकात दोनों के बीच में इस तरह के रूप में हो रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये रिश्ते जो है बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। और ख़ास तौर से जैसे इंडिया, इंडो ओशन, इंडो पैसिफिक सागर, आप देखिए 2015 में जब प्रधानमंत्री मोदी पहली बार गए थे, उस वक्त भी वो चीफ गेस्ट थे वहाँ पर उनके नेशनल डे में। तो वहाँ पर भी उस वक्त उन्होंने एक नई एक चीज, जो सागर जिसको हम कहते हैं, डॉक्टरिन सागर डॉक्टरिन को लेकर, जी, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, तो ये उन्होंने वहां पर उसको बताई थी। इस वक्त उसको और एक्सपेंड भी कर सकते हैं। भारत की इस बार भारत की आर्मी कंटिजेंट, एयरफोर्स कंटिजेंट, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेवल शिप्स भी हमारे वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि रिलेशनशिप का एक नया आयाम और अध्याय यहाँ से शुरू होगा। जी बिल्कुल। 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में विशेष अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। त्रिगुनाथ साहब, जिस तरह से अगर रक्षा क्षेत्र की, अगर हम उन क्षेत्रों की अब बात करें सिलसिलेवार तरीके से जिसमें हम ये संभावनाएं देख रहे हैं कि आज द्विपक्षीय वार्ता के बाद समझौतों के साथ ये सहयोग एक नए एक तरह से पायदान पे पहुंचेगा, उसमें अगर हम रक्षा क्षेत्र की बात करें, रक्षा क्षेत्र में क्या आपको लगता है कि व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन जो है उसको लेकर एक टेक्निकल एग्रीमेंट की तरफ दोनों देश बढ़ सकते हैं? जो आज की तारीख में जब हम हिंद महासागर की कूटनीति की बात करते हैं, अफ्रीकी छोटा एक द्वीप देश, लेकिन एक बेहद महत्वपूर्ण इसकी एक तरह से स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, उसे देखते हुए कितना आपको लगता है कि इस समझौते की तरफ दोनों देश आज बढ़ेंगे और उससे किस तरह के आने वाले समय में साझा फायदे होने वाले हैं? देखिए, कयास तो लगाया जा रहा है कि ये व्हाइट शिपिंग एग्रीमेंट साइन होगा और भारत जो है पूरी तरह नेवल के क्षेत्र में, नेवी के, चाहे वो प्रोटेक्शन हो, चाहे वो सर्वेलेंस के बारे में हो, चाहे वो जिस वक्त उनको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कोई समस्या आती है, इमरजेंसी रिलीफ सप्लाईज हो, उन सब में भारत ने हमेशा मदद की है। और ये जैसा आपने कहा कि
मॉरिशस छोटा द्वीप जरूर है, लेकिन गेटवे टू अफ्रीका है। आजकल ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो गया है क्योंकि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट खुद एक इंटीग्रेट कर रहा है खुद को। वहां पर उनका एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो अगर मॉरिशस जैसा मुल्क, जहां से सबसे ज्यादा, आपको याद होगा कि पहले जमाने में सबसे ज्यादा हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट जो था वो मॉरिशस के थ्रू आता था, क्योंकि हमारी उनके साथ एक स्पेशल ट्रीटी थी। तो जहाँ $177 बिलियन रफली वहां से आया है, जो 25% टोटल इन्वेस्टमेंट जितना इंडिया में आया उसका था। तो मॉरिशस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। दूसरी तरफ मॉरिशस ने भी फायदा उठाया है। आज मॉरिशस जो है बढ़ के इस वजह से जो भारत की मदद भी हुई है उसमें, और जो इंडस्ट्री ने वहाँ हेल्प करी है उसके चलते जो है मॉरिशस भी एक मिडिल इनकम कंट्री बन गया है। तो दोनों ही तरह से हमें फायदा है कि एक स्ट्रॉन्ग नेबर हमारा, स्ट्रॉन्ग पार्टनर, स्ट्रॉन्ग फैमिली मेंबर, और दूसरी तरफ यह है कि जो हमारे लिए एक गेटवे बनेगा उससे बड़ा फायदा भारत को हो सकता है। जहां तक इंडियन ओशन की बात है तो भारत एक रेजिडेंट पावर है इंडियन ओशन रीजन के अंदर। तो वहां पर हमारे जितने भी संबंध अच्छे देशों के साथ, इस तरह के जो स्ट्रेटेजिकली प्लेस देश हैं, तो नेचुरली हमारी नेवल स्ट्रेंथ को बड़ा फायदा उससे हो। प्रोफेसर अंशु, हिंद महासागर कूटनीति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस यात्रा को आप किन किन मायनों में महत्वपूर्ण मान रही हैं? निश्चित तौर पर जब हम हिंद महासागर की ओर अपनी नजर डालते हैं तो इसका अपना एक सामरिक और व्यापारिक महत्व है ऋतु जी। और फिर इसमें यदि मैं मॉरिशस की भूमिका है, पहले तो मैं मॉरिशस को कहाँ प्लेस करूँ, तो ये इतना महत्वपूर्ण तरीके से भौगोलिक रूप से सिचुएटेड है कि न सिर्फ गेटवे टू अफ्रीका, अनिल जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। देखिए, इसके जो यूरोपीय अन्वेषक थे उन्होंने तक इसको स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन कहा। तो इसीलिए जो ये यात्रा है भारत के लिए हर मायने में महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से बीते कुछ वर्षों में हमने देखा है कि हिंद महासागर में चीन अपनी पैठ बढ़ा करके वहां पर अग्रेशन दिखा करके और एक अपना एक डोमिनेंस असर्ट कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए भारत ने इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन भी बनाई, IORA, जिसका की प्रणेता भारत है। मॉरिशस इसका एक सदस्य देश है और इसकी जो एक जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको देखते हुए, जो आज की स्थितियां हैं उसको देखते हुए, आज जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री वार्ता करने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि हो सकता है सागर जो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल डॉक्ट्रिन की शुरुआत, इसका अनाउंसमेंट 2015 में माननीय प्रधानमंत्री ने अपनी मॉरिशस यात्रा के दौरान ही किया था। तो मुझे लगता है हो सकता है इसमें आज कुछ बिंदु जोड़े जाएं और हिंद महासागर का वैश्विक राजनीति में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल भी है, योगदान भी है, और इसका न्यूट्रल, स्टेबल, पीसफुल बना रहना बड़ा आवश्यक है। भारत यही चाहता है और इसीलिए लाइक माइंडेड नेशंस के साथ मिलकर के भारत का ये प्रयास रहता है कि कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से यहाँ पर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल सुनिश्चित किया जा सके। और इसमें मॉरिशस जिस प्रकार से लोकेटेड है, जहां प्लेस्ड है, जिस तरह के सांस्कृतिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध मॉरिशस के भारत के साथ हैं, एक भारत के सहयोगी देश, एक परिवार के रूप में, एक परिवार के सदस्य के रूप में मॉरिशस अपनी भूमिका निभाता आया है। तो आपने जो प्रश्न पूछा कि हिंद महासागर की राजनीति की दृष्टि से, यदि वैश्विक परिदृश्य की दृष्टि से हम देखें, तो न सिर्फ ये यात्रा महत्वपूर्ण है, मॉरिशस का अपना एक बड़ा, एक अलग यहाँ पर एक रोल है, एक प्लेस है, और निश्चित तौर पर भारत हिंद महासागर को न्यूट्रल, स्टेबल बनाए रखने के लिए एक प्रणेता की भूमिका निभा रहा है। तो आज जो ये एक वार्ता होने जा रही है, उसके बाद मुझे लगता है कि कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हमारे सामने आ सकती हैं। जी, त्रिगुनायत साहब, किस तरह से भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है? हम जानते हैं कि मॉरिशस अपने कुछ द्वीपों को लेकर किस तरह से अन्य देशों के साथ वार्ता में शामिल है। अगर हम चागोस मुद्दे की भी बात करें, तो ऐसे में जब मॉरिशस के ही विदेश मंत्री का ये कहना है कि भारत भी इस वार्ता का एक अहम हिस्सा है और भारत के हित भी जुड़े हुए हैं, जहां अमेरिका और ब्रिटेन के हितों की भी बात होती है, ऐसे में आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा उन तमाम मसलों की तरफ भी इस वार्ता के दौरान, जब दोनों देशों के प्रधानमंत्री द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, तो ये वो मसले भी हैं जिस पे चर्चा संभव है? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। भारत ने हमेशा से चागोस आइलैंड्स को मॉरिशस का अभिन्न अंग माना है और हर जगह ओपनली अमेरिका और यूके के खिलाफ जाकर के सीधा इस बात को कहा है कि मॉरिशस का पूरी सॉवरेनिटी उस आइलैंड के ऊपर है और उस तक आना चाहिए। अभी आपको पता होगा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसके ऊपर एग्रीमेंट हो गया। भारत ने यूके के साथ
काफी भी एज ए इंटरमीडियरी भी बात करके उनसे इस बात को सुझाया, ताकि ये एक एग्रीमेंट जो दोनों के बीच में एक 99 ईयर्स का हुआ है मॉरिशस और यूके के बीच में, तो वो ही एक भारत का सोचना है कि जरूर उनकी सॉवरेनिटी रहनी चाहिए हर हालत में, और ये उनका एक डिसीजन है अगर वो यूके को कंटिन्यू करने देना चाहते हैं या उनके साथ एग्रीमेंट करने देना चाहते हैं, क्योंकि पूरे हिंद महासागर के अंदर सिक्योरिटी में मॉरिशस का और इन आइलैंड्स का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो भारत भी अपने लिए उसको यूज करता है। हमने जिस तरह हेल्प करी है दूसरे अगलेगा की मैंने बात की, वहां पर डेवलप हो रहा है, मॉरिशस ने ऑफर किया है भारत को भी कि हम उसको अपने नेवल फैसिलिटीज के रूप में यूज कर सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि ये भारत जिसकी इस बात को वो लोग हमेशा से मानते हैं कि भारत जो है उनकी जो सॉवरेनिटी है, उनकी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, उसके हमेशा से सपोर्ट में रहा है, और उसके लिए अगर हमें कभी आवश्यकता पड़ी कि जो हमारे दूसरे मित्र हैं उनकी खिलाफत करनी पड़े, चाहे अमेरिका हो चाहे यूके हो, जैसे मैंने कहा, तो भारत ने हमेशा कहा है। तो ये मुद्दे होंगे जरूर। पायरेसी है, वैश्विक मुद्दे हैं, अफ्रीका के साथ हमारे रिलेशन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि इंडिया अफ्रीका फोरम समिट होने की बात हो रही है। तो और ये सारी बातों के ऊपर, और इंडिया ओशन नेवल सिंपोजियम, इंडियन ओशन रीजनल, इंडिया की इंडो पैसिफिक ओशन स्ट्रैटेजी, ये सारी चीज में मॉरिशस एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, और भारत की ये सारे इन्हीं मुद्दों के ऊपर चर्चा होगी, और मैं समझता हूँ कुछ एग्रीमेंट्स भी बाहर आएंगे। दूसरी चीज ये है कि देखिए मॉरिशस की, चाहे वो सिविल सर्विस हो, चाहे उनकी पुलिस एकेडमी है, चाहे उनके इंफॉर्मेशन या लाइब्रेरी सेंटर्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, हेल्थ केयर है, उन सारी चीजों के ऊपर में भी प्रधानमंत्री कुछ चीजों को इनॉग्रेट करेंगे आज। चाहे उनका वो सिविल सर्विसेज कॉलेज या पुलिस एकेडमी की बात चल रही है, 10-20 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो उनको इनॉग्रेट करेंगे, चाहे वो ऑनलाइन हो या वैसे। और दूसरी चीज ये कि कुछ एग्रीमेंट्स में और साइन हो सकते हैं, जैसे पाइपलाइन, उनको कुछ आवश्यकता है, उसके लिए $200 मिलियन की बात चल रही थी, कुछ लाइन ऑफ क्रेडिट दूसरी दी जा सकती है। बिल्कुल त्रिगनाथ साहब, जहां एक तरफ हिंद महासागर कूटनीति होगी तो दूसरी तरफ द्विपक्षीय संबंधों में आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाने के साथ रक्षा क्षेत्र, स्पेस सेक्टर और कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें एक तरह से ये माना जा रहा है कि भारत और मॉरिशस अपने संबंधों को और मजबूत करने जा रहे हैं। आज चर्चा हम जारी रखेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप दोनों यहाँ रहिएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटते हैं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस यात्रा का आज दूसरा दिन है। कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होने जा रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता होनी है। हमारे साथ दो बड़े मेहमान जुड़े हुए हैं। अंशु जी, आपके पास आना चाहूंगी। आर्थिक संबंधों की अगर आप बात करें, आर्थिक संबंधों को अगर हम देखें तो मॉरिशस की विकास यात्रा में भी भारत का अहम रोल है। 2022 में तकरीबन 96 छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जिनको लेकर दोनों देश आगे बढ़े, और अब यह माना जा रहा है 51 प्रोजेक्ट्स पूरे हो चुके हैं, जिसमें त्रिगनाथ साहब कह रहे थे कि कुछ प्रोजेक्ट्स का आज उद्घाटन शुभारंभ किया जाएगा और कुछ पे सहयोग को आगे ले जाया जाएगा। आर्थिक संबंधों की बात अगर करें अंशु जी, तो 2015 से 25 यानी एक दशक में अगर हम देखें तो $1.1 बिलियन का सहयोग रहा है। इसमें एक बड़ा हिस्सा लाइन ऑफ क्रेडिट का भी रहा है, साथ ही तमाम सहायता अनुदान का भी रहा है। लेकिन विकास यात्रा मॉरिशस की जुड़ रही है, भारत का सहयोग रहा है। कौन से बड़े क्षेत्र आपको दिखते हैं, अगर हम रक्षा क्षेत्र को भी हटाएं, पीपल टू पीपल कनेक्ट को मजबूत करने की दिशा में, वो कौन से क्षेत्र हैं जिस पर भारत और मॉरिशस आज आगे बढ़ेंगे? रितु जी, आपने चर्चा में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जोड़ दिया और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। जैसे कि मैंने बताया भी कि भारत और मॉरिशस के यदि हम व्यापार संबंधों की ओर नजर डालते हैं तो बहुत अच्छे संबंध हैं, और विगत 15 वर्षों में 132% से अधिक की वृद्धि इन संबंधों में, आयात निर्यात में और आपसी व्यापार संबंधों में हुई है।
और ये देखना सुखद है कि मॉरिशस की जो एक ये डेवलपमेंट जर्नी है, इसमें भारत का एक बहुत बड़ा योगदान है। जब भी कोई क्राइसिस सिचुएशन मॉरिशस में बनी, या अगर हम सैन्य सहयोग की ओर नजर डालें, या तकनीक या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स की ओर नजर डालें, तो मैं कहूंगी लगभग 100 के करीब ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो भारत की सहायता से, भारत के द्वारा दिए गए एड से मॉरिशस में चल रहे हैं, और इनमें से अधिकांश वृद्धि की ओर पहुंच चुके हैं, कंप्लीशन की ओर पहुंच चुके हैं। तो ये देखना बड़ा सुखद रहा। और अब यदि हम आगे का रोड मैप देखते हैं तो एक रक्षा के क्षेत्र में तो पार्टनरशिप की स्थिति है ही, क्योंकि मॉरिशस, जैसा कि कल भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का सहयोगी देश नहीं, एक परिवार का सदस्य है। सैन्य सहयोग में तो आपसी सहज विश्वास के चलते भारत तकनीकी सहयोग या इक्विपमेंट का सहयोग या जॉइंट एक्सरसाइजेस के माध्यम से मॉरिशस के साथ आगे बढ़ ही रहा है। यदि मैं अब आगे के रोड मैप पे नजर डालूं तो फार्मास्यूटिकल का क्षेत्र, कृषि का क्षेत्र, बैंकिंग का क्षेत्र, यूपीआई के माध्यम से अपनी आपसी जो हमारी जो करेंसी है उसको मजबूत करने की बात हो, हवाई यातायात का क्षेत्र, और मॉरिशस की एक जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन होने की वजह से मैरीटाइम सिक्योरिटी और स्पेस कोलैबोरेशन की ओर देखें, और पर्यटन, ये ऐसे क्षेत्र हैं ऋतु जी जिसमें मुझे लगता है कि भविष्य के रोड मैप की ओर जब हम नजर डालते हैं तो कुछ बातें हमारे सामने आ सकती है, आपसी सहयोग हमारे सामने आ सकता है, और भविष्य में दोनों ही देश इन तमाम क्षेत्रों में आगे बढ़ने की बात, और आगे कैसे बढ़ा जाए, कुछ और प्रोजेक्ट्स इन दिशाओं में हमारे सामने आ सकते हैं। ब्लू इकोनॉमी एक और एक बहुत ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें दोनों ही देश साथ में काम कर रहे हैं, और आज जब ये वार्ता होगी तो मुझे लगता है इसको लेकर के भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमारे सामने आ सकते हैं। जी त्रिगुणायत साहब, हमने देखा है कि चीन की जिस तरह की रणनीति रही है हिंद महासागर के द्वीप देशों के साथ, ऐसे में भारत मॉरिशस के संबंधों में 2015 से 25 के एक दशक के समय के बीतने के बाद आप कैसे देखते हैं कि 2025 में जब दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस पहुंचे हैं तो तमाम वो विकास कार्यों का एक बड़ा असर और जो चुनौतियां बड़ी सामने दिखाई दे रही हैं, इस दौर में ही कोविड का दौर भी निकला, एक चक्रवाती तूफान से जब मॉरिशस एक तरह से सामना कर रहा था, उसमें किस तरह से भारत लगातार मॉरिशस के साथ खड़ा रहा है, कोविड के दौर में खड़ा रहा है। ऐसे में आज जब 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस पहुंचते हैं तो अगर हम तुलना की भी बात करें तो कैसे आप देखते हैं भारत के सहयोग को, और आने वाले समय में चीन की चुनौतियों को लेकर भारत क्या अपनी रणनीति में किसी बड़े बदलाव के साथ आगे बढ़ रहा है? देखिए, चीन तो भारत के लिए हमेशा एक बड़ा चैलेंज रहेगा हर ज्योग्राफी में, कहीं पे भी आप देखें तो उसको तो हमें बायलैटरली, मल्टीलैटरली उसको कंट्रोल करना पड़ेगा उस चीज को, ताकि हमारे हितों की रक्षा हो सके। लेकिन जहां तक बात है मॉरिशस के साथ, और उसकी अब सबने स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात कही उसकी, और हमारा जो उनके साथ एक हिस्टोरिकल और कल्चरल कनेक्ट है उसकी बात कही, वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, सब देख ही रहे हैं उसके बारे में। प्रधानमंत्री मोदी जब से पहुंचे हैं, और उसके बाद भी पहले भी जितनी विजिट प्रेसिडेंट गई थी तब से, और उससे पहले विदेश मंत्री गए थे, इस बीच में प्रधानमंत्री मोदी की दूसरी यात्रा है 10 साल के बाद में। आपने खुद ही बताया था कि देखिए $1.1 बिलियन का रफली, और उसमें प्रोफेसर जोशी ने भी कहा कि 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट चल गए। हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे भारत ने बड़ा ध्यान दिया है, और जो जितना भी पैसा दिया है हमने उसमें काफी मात्रा में लगभग 40% जो है वो ग्रांट है, लोन नहीं है। लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो $500 मिलियन की 2017 में दी गई थी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, चाहे वो मेट्रो प्रोजेक्ट हो, वहाँ का गैस सप्लाई का प्रोजेक्ट था एक, उसमें वहाँ की पुलिस अकेडमी को बनाने की बात थी, फॉरेंसिक सर्विस, तो उनका बेसिक जो भी चीजें हैं, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग भी है। तो वहां जाएं आप, तो मॉरिशस जाएंगी तो आप देखेंगे कि इतने बड़े बड़े भारत के बनाए हुए और सपोर्ट किए हुए प्रोजेक्ट्स वहां पर काम कर रहे हैं, और उसमें सारी पूरी सहायता भारत पूरी हमेशा से देता रहा है। हमारे लिए ये जैसे अगर हमारा फैमिली पार्टनर है, फैमिली रिलेशनशिप है, हमारी एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है उनके साथ में, चाहे वो हिंद महासागर के रूप में हो, चाहे अफ्रीका के कनेक्ट के बारे में हो, चाहे ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में क्यों ना हो। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है जो ग्रोथ की तरफ बढ़ती चली जा रही है। अब जैसा मानना है, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा है
कि शायद है कि हमारी अब इस वक्त जो बात हो रही है उससे हमारे रिलेशनशिप का एक नया ऑर्बिट, नया लेवल, न्यू लेवल्स ऑफ कोऑपरेशन, क्योंकि चैलेंजेस डिफरेंट टाइप के आते जा रहे हैं। खाली एक चाइना ही चैलेंज नहीं है, और तरह के चैलेंज, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स बढ़ती जा रही हैं। और देखिए अंक्लोज का सबसे ज्यादा वायलेशन हो रहा है बड़ी बड़ी पावर्स के द्वारा में। तो उसके लिए सारे देशों की जो है ईस्ट अफ्रीका में हो चाहे साउथ अफ्रीका में हो, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी का एक बड़ा अभिन्न अंग भी है। इसलिए भारत को मैं समझता हूँ भारत और मॉरिशस के रिश्ते इस संदर्भ में भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी प्रोफेसर अंशु, जब भारत ग्लोबल साउथ की बात करता है, ऐसे में मॉरिशस जैसे द्वीप देशों के साथ भारत के जब सिविलाइजेशनल संबंध इतने मजबूत हैं, ये किस तरह से भारत को एक अपर हैंड देता है? जब हम ग्लोबल पॉलिटिक्स की भी बात करते हैं, मॉरिशस जैसे देश के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करना, जो सदियों पुराने संबंध हैं, मॉरिशस की विकास यात्रा में भारत का अहम योगदान है। लेकिन अब आने वाले समय में इन संबंधों के सामने चुनौतियां कुछ और बड़ी दिखाई देती हैं। ऋतु जी, अनिल जी ने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु वैश्विक राजनीति की दृष्टि से, क्षेत्रीय राजनीति की दृष्टि से हमारी आज की चर्चा में जोड़े हैं। और इन बिंदुओं को आपने जब ग्लोबल साउथ की ओर मोड़ा तो फिर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मुझे याद आते हैं जो मैं आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। भारत की ओर यदि हम आज देखें तो वैश्विक स्तर पर वैश्विक राजनीति में राजनीति की दिशा को ही भारत कहीं ना कहीं बदल रहा है, ये कहते हुए अलग अलग मंचों से कि ये समय युद्ध का नहीं, ये समय कॉन्फ्लिक्ट्स का नहीं, ये समय आपस में उलझने का नहीं, ये समय तो हाथ से हाथ बढ़ाकर, हाथ से हाथ थामकर कोलैबोरेट करके आगे बढ़ने का है। और यही कारण है कि ग्लोबल साउथ के प्रणेता के रूप में, ग्लोबल साउथ की एक मुखर आवाज और चेहरे के रूप में आज पूरी दुनिया भारत को देख रही है। और G20 की प्रेसिडेंसी जब भारत के साथ पास थी तो भारत ने ये करके भी दिखाया कि किस तरह से ये जो माइटी प्लेटफॉर्म्स है G20 जैसे, जिनको अब तक सिर्फ विकसित देशों का मंच माना जाता था, इनका लोकतंत्रीकरण भारत कर रहा है। अफ्रीकन यूनियन को अब पहली बार एक परमानेंट मेंबर के रूप में भारत की प्रेसिडेंसी के दौरान G20 से जोड़ा गया और मॉरिशस इसका एक महत्वपूर्ण सदस्य देश है। तो जब भारत इस प्रकार से कथनी को करनी के माध्यम से वैश्विक राजनीति के समक्ष प्रस्तुत करता है तो उसमें एक वसुधैव कुटुंबकम का दर्शन और सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की भावना है। तो तब मॉरिशस जैसे जो देश हैं जिनके साथ भारत के लंबे सिविलाइजेशनल रिलेशंस रहे हैं, ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, तो वो और मजबूती से, बड़ी सहजता के साथ अपने विश्वास को और सुदृढ़ करते हुए भारत के साथ आगे बढ़ते हैं। अब इसमें यदि मैं कुछ उदाहरण दूं तो ग्लोबल साउथ के तमाम जो विकासशील देश हैं ये कैसे आगे बढ़ेंगे? एक तो इनको नेतृत्व की भूमिका मिले और दूसरा इनको फंड्स के माध्यम से सहायता की जाए। अगर मॉरिशस को हम अब इस उदाहरण में लेकर के आए तो मैं रक्षा सहयोग की ओर बढ़ूंगी कि कैसे भारत ने रक्षा सहयोग के तहत मॉरिशस में कैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो सके और मॉरिशस के पास इनफ मिलिट्री और डिफेंस इक्विपमेंट हो सके, इसके लिए $100 मिलियन से अधिक के ऋण की सहायता की शुरुआत की। और इसमें आगे बढ़ते हुए 2021 में भारत ने मॉरिशस को एक डॉर्नियर विमान उपहार में दिया, एक फास्ट इंटरसेप्ट बोट उपहार में दी। ये गिफ्ट किया भारत ने मॉरिशस को। मॉरिशस जैसे विकासशील देश के लिए अपने विकास की यात्रा में जब इस प्रकार की सहायता एक देश से मिलती है, अपने एक सहयोगी देश से मिलती है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उसके लिए इंस्पिरेशनल भी होता है और बहुत एक सहायता का काम भी करता है। भारत कई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मॉरिशस के सैन्य अधिकारियों के लिए चलाता है। ITEC कार्यक्रम के तहत रक्षा कर्मियों के लिए 20 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भारत चलाता है। अभ्यास वरुण जैसे जो द्विवर्षीय सैन्य अभ्यास है, इसमें भारत मॉरिशस के साथ जुड़ा हुआ है। इसके अलावा कल्चरल ऐसे कई इंस्टीट्यूट्स हैं जो भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा मॉरिशस में संचालित हो रहे हैं। तो न सिर्फ एक रक्षा के क्षेत्र में यदि हम पीपल टू पीपल कनेक्ट बढ़ाने की बात करें तो भी ऐसे अलग अलग कल्चरल सेंटर्स हैं जो भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा संचालित किए जाते हैं, जिनके माध्यम से न सिर्फ भारतीय भाषा, संस्कृति, साहित्य, इन्हें बढ़ावा देते हुए मॉरिशस के और भारत के लोगों के बीच में संबंधों का सेतु बना रहे, इस पर ध्यान दिया जाता है। तो देखिए ऋतु जी, चाहे आप सॉफ्ट पावर की ओर देखें या हार्ड पावर की ओर देखें, ग्लोबल साउथ की दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो सहायता देना विकासशील देशों को और नेतृत्व की भूमिका प्रदान करना,
और दोनों ही में मैं मॉरिशस के उदाहरण के माध्यम से आपको ये बताना चाहती हूं कि कैसे भारत जो वैश्विक राजनीति के पटल पर कहता है वो करके भी दिखा रहा है। जी त्रिगुनायत साहब, जिस तरह से प्रोफेसर अंशु ने बहुत विस्तार से बताया कि भारत मॉरिशस की विकास यात्रा में साथ है, नेतृत्व प्रदान कर रहा है, साथ ही साथ जिस तरह का सहयोग दे रहा है, लेकिन अगर हम इस द्वीप के साथ ही अगर ये तुलना करें कि किस तरह से कोई और देश अगर मॉरिशस जैसे देश में निवेश की तरफ बढ़ता है तो भारत की प्रवृत्ति और किसी और देश की प्रवृत्ति कितनी अलग है, कितनी भिन्न है, वो दिखाई देता है। ऐसे में मॉरिशस में तकरीबन 64 भारतीय कंपनियों ने मॉरिशस में निवेश किया है और एक बड़ी तादाद है, हम कह सकते हैं शिक्षा का क्षेत्र है, कृषि का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, इन तमाम क्षेत्रों में। त्रिगुनायत साहब, इस यात्रा के साथ इस सहयोग को भी बढ़ते हुए किस तरह से आप देख रहे हैं, साथ ही साथ कौन से नए क्षेत्र होंगे जिसमें, जैसे कि अंशु जी ने कहा फार्मास्यूटिकल एक नया क्षेत्र है, स्पेस सेक्टर को लेकर भी भारत मॉरिशस के साथ लगातार काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसमें क्या कुछ नई चीजें जुड़ सकती हैं? देखिए, जो भारत का एक या दो सेक्टर नहीं है, ये कॉम्प्रहेंसिव रिलेशनशिप है जिसके अंदर लगभग जिस भी सेक्टर को आप देखेंगी वहां पर कोऑपरेशन को पाएंगे। अब उस कोऑपरेशन को हमें एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाना है। लेकिन जहां तक भारत का जो डेवलपमेंटल असिस्टेंस है, और जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी 2018 में जब वो कंपाला युगांडा में उन्होंने 10 गाइडिंग प्रिंसिपल्स अपनी इंडिया की अफ्रीका पॉलिसी के बारे में बताए थे, तो उसका सबसे बड़ा जो मेन स्तंभ था वो ये था अफ्रीका फॉर अफ्रीकन्स। जो लोगों को क्या चाहिए, वहाँ के लोगों को क्या चाहिए, क्या उनकी ज़रूरतें हैं, उसके लिए भारत पूरी तरह से तैयार है और सपोर्ट करता है। वही बात मॉरिशस में भी लागू होती है पूरी तरह से। तो मॉरिशस को अब जैसे आप देखेंगे कि लाइन ऑफ क्रेडिट जब रिलीज होगा, इस बार अनाउंसमेंट अगर होता है, उसमें किस तरह के नए प्रोजेक्ट्स हैं, उनको कुछ चीज़ें अपनी और आवश्यकता है, तो वो है। दूसरी चीज़ यह है कि हमारी जो इंडियन कंपनीज हैं, हमारा जो डेवलपमेंटल असिस्टेंस है इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, उससे वहाँ की इकोनॉमी को बड़ा फायदा होता है और उस फायदे के जरिए भारत ये कर सकती हैं, इंडियन कंपनीज के मॉरिशस में अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस भी बना सकती हैं, वहाँ से उसको दूसरे कंट्रीज में, दूसरे कॉन्टिनेंट्स में, स्पेशली इन अफ्रीका, वो उसको सप्लाई कर सकती हैं। वहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफी स्ट्रॉन्ग है, हेल्थ केयर सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेवलप डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेस आपने बोला, तो ये सारे जो आगे बढ़ते हुए जिस तरह, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ भारत में अब इस वक्त जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 की बात हो रही है, तो उसके लिए हर देश की यही एक अपेक्षा होती है कि हम भी उसी तरह से आगे बढ़े। उसमें भारत एक पूरी तरह से उनकी मदद कर सकता है। इस सब के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग, फंडिंग अवेलेबिलिटी, फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी। अब भारत ने जब G20 की हमारी 23 में जब हम लोग चेयर थे, तो उस वक्त में ग्लोबल साउथ को एक तरह से मैं समझता हूँ कि विश्व पटल पर ला दिया, और भारत इस तरह से उनका लीडर बना है, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन को एक परमानेंट मेंबर बनाना G20 में, उनके डेट को फोकस करना वहां पर कि दे आर सफरिंग फ्रॉम डेट्स, तो ये एक भारत का डिफरेंस है उसमें कि हम जो पैसा देते हैं लोगों को साहूकार की तरह नहीं देते जैसे दूसरे देश करते हैं कि डेट डिप्लोमेसी में पढ़ते हैं। तो भारत का जो है उनकी मदद करने का है। श्रीलंका में हमने जो किया आपने देखा। दूसरा हमारा जो है मॉरिशस के साथ में एक दूसरा कोलंबो डायलॉग भी है जिसके अंदर में ये सब कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं हमारे साथ। तो बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, और भारत आज की डेट में मैं समझता हूँ फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में निकला है। उसको सारी दुनिया मानती है इस बात में। हमारी नेवल फोर्सेस जो है पूरा इंटरनेशनल ट्रेड को किस तरह चलता रहे, किस तरह पायरेसी के अगेंस्ट लड़ाई करते रहे, तो ये सारी चीजें जो है भारत की दुनिया एक्नॉलेज करती है आज। और इसीलिए जो है मॉरिशस जैसे देशों के साथ में हमारे रिश्ते जो है बेनाइन फॉरेन पॉलिसी के अंतर्गत आगे बढ़ रहे हैं। जी त्रिगुनाथ साहब, जिस तरह से आपने बहुत साफ तरीके से कहा, प्रोफेसर अंशु की उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर भारत के साथ ही साथ भारत मॉरिशस एक तरह से ग्लोबल साउथ में सेतु की तरह नहीं बल्कि एक बड़ा उदाहरण भी दिखाता है ग्लोबल साउथ के तमाम विकासशील देशों को कि भारत जब विकास के तमाम पैमानों पर आगे बढ़ता है उन देशों के साथ, तो किस तरह से किसी देश को और मजबूत करने में, उसकी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों को मजबूत करने के साथ उसका एक बड़ा सहयोगी साबित होता है। इस पर और वार्ता करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।
पापा ये सब? माँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। और एक बार फिर आप दोनों का ही स्वागत है। हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अंशु, दूसरे दिन बेहद अहम एक मुलाकात होने जा रही है। अब से थोड़ी ही देर में द्विपक्षीय वार्ता होगी भारत और मॉरिशस के बीच। लेकिन उससे पहले अगर हम इस बात को रखें कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले दिन मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करने के साथ ही अब जब दूसरे दिन आगे बढ़ेंगे दोनों देशों के संबंध, तो आप कैसे देखती हैं कि जब हम बात करते हैं भारत और मॉरिशस के लोगों के जुड़ाव की, उस जुड़ाव का दोनों देशों के संबंधों पर किस तरह का असर देखती हैं? और जब नेताओं की मुलाकात होती है तो इन संबंधों को लेकर और मजबूत करने का एक दारोमदार भी नेताओं पर होता है, तो उसके साथ अब दोनों देशों के संबंध और खासकर आज जब वार्ता की टेबल पे होंगे दोनों नेता, तब किस तरह से मदद भी करेगा, सहयोग को भी बढ़ाएगा और साथ बढ़ने के साथ साथ लोगों के प्रति एक जिम्मेदारी भी दोनों नेताओं के ऊपर होगी? रितु जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इस पर हमको अवश्य चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि किन्हीं भी दो देशों के बीच के जब हम द्विपक्षीय कूटनीतिक संबंधों को देखते हैं तो उसमें फिर एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कनेक्ट्स होते हैं, जिसमें दोनों जो देशों के आधिकारिक ग्रुप्स होते हैं या राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो आपस में बातचीत और संबंध बनाकर रखते हैं। फिर गवर्नमेंट टू पीपल कनेक्ट होते हैं। तो जिस प्रकार से जैसे जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री अलग अलग देशों की यात्राएं करते जा रहे हैं, हम हर यात्रा के दौरान देखते हैं कि कहीं नए कॉन्सुलेट्स खोले जा रहे हैं। तो ये एक गवर्नमेंट टू पीपल कनेक्ट यहाँ से मजबूत होते हैं, लोगों को ईज मिलती है और इससे फिर और दूसरे देश से जुड़ने का, वहाँ की संस्कृति से जुड़ने का मौका भी मिलता है। फिर बड़े महत्वपूर्ण होते हैं पीपल टू पीपल कनेक्ट। तो मॉरिशस के लोगों को यदि हम देखें तो उनके दिल में वैसे ही हिंदुस्तान बसा हुआ है रितु जी, क्योंकि देखिए आप यदि अधिकांश आबादी देखें तो भारतीय मूल की है। भोजपुरी में कितने प्रेम से जब माननीय प्रधानमंत्री पहुंचे तो वहां की महिलाओं ने उनको गीत गा करके उनका स्वागत किया। और एक बिहार का भी रंग हमको कल चर्चा में दिखा जब बिहार के मखाने की बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने की। लोगों को बहुत अच्छा लगा जिस आतुरता से, जिस प्रेम से उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री का स्वागत किया। तो एक ये चीज हमें समझ में आती है कि जब हम मॉरिशस की ओर देखते हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा भी कि मॉरिशस एक सहयोगी देश ही नहीं, एक परिवार का सदस्य है, परिवार है भारत के लिए। तो जब हम इस दृष्टि से देखते हैं तो सांस्कृतिक संबंध कहीं ना कहीं एक बहुत गतिशीलता प्रदान करते हैं कूटनीतिक संबंधों को आगे ले जाने के लिए। तो जैसे मैंने कहा कि कल एक टोन सेट हुई, पूरी दुनिया ने देखा कि भारत और मॉरिशस के बीच में किस प्रकार से गहरा जुड़ाव है, एक विश्वास का रिश्ता है। और जिन दो देशों के बीच में विश्वास का रिश्ता होता है तो वहां पर जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो बड़ी मजबूती के साथ बनती है और आगे जाती है। तो यही मॉरिशस और भारत के संबंधों में हमें दिखाई पड़ता है। अलग अलग, जैसे कि मैंने आपको बताया, अलग अलग कल्चरल सेंटर्स हैं। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर इंडियन कल्चर है। 1976 से महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट मॉरिशस में है, जो कि भारत की अलग अलग भाषाओं और साहित्य को मॉरिशस के लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट है। अच्छा, भारत का विदेश मंत्रालय नो इंडिया प्रोग्राम चलाता है मॉरिशस में। इसके अलावा ई विद्या भारती, आरोग्य भारती भी मॉरिशस में संचालित किए जाते हैं। तो ऐसे कई कार्यक्रम हैं, ऐसी कई योजनाएं हैं और बड़ी गतिशीलता के साथ में भारत की तरफ से भी ये विशेष प्रयास रहते हैं कि मॉरिशस के साथ जो ये बहुत वर्षों के सांस्कृतिक संबंध हैं, ये और विश्वास इसमें और गहरा हो, ये आगे तक जाएं।
अब ये कैसे रिफ्लेक्ट होंगे, ये आज की जो अब हमारे दोनों देशों के प्रमुख बैठेंगे और बातें करेंगे, और इसमें विदेश से जुड़ी हुई जो चुनौतियां हैं, वैश्विक जो परिदृश्य बना हुआ है, जिस प्रकार से युद्ध चल रहे हैं, जिस तरह की चुनौतियां मॉरिशस के सामने एक देश के रूप में हैं, जिन चुनौतियों का सामना भारत कर रहा है, हिंद महासागर में जिस प्रकार की स्थितियां बनी हुई है, इंडो पैसिफिक में जिस प्रकार की स्थितियां बनी हुई है, तो इन तमाम स्थितियों के बीच में कैसे समाधान खोजे जाएं, दोनों देश साथ में कैसे आगे बढ़ें, अपनी प्रोस्पेरिटी को बढ़ावा देते हुए वैश्विक जो लक्ष्य हैं उसमें कैसे अपना योगदान दें। तो चूंकि कल हमने देखा कि भारत मॉरिशस के संबंध किस प्रकार के हैं, अब आज बड़ी गतिशीलता के साथ हम देखेंगे कि जो ये तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इस पर दोनों ही देश हमको एक समाधान ढूंढते हुए और एक सेम वॉइस में कहीं ना कहीं इको करते हुए नजर आएंगे, ऐसा कम से कम मैं सोचती हूँ। जी त्रिगुणायत साहब, 2021 में CECPA की वजह से दोनों देशों के एक तरह से आर्थिक संबंध मजबूत हुए हैं, लेकिन क्या आप ये मानते हैं आज वार्ता की टेबल पे और समझौतों के दौरान ये माना जा रहा है कि एक समझौता इस दिशा में हो सकता है कि जिस तरह से भारत से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अपराधों के सोर्स के तौर पर भी मॉरिशस जो लोग पहुंचते हैं उनको एक तरह से उनकी धरपकड़ या फिर उनके साथ उनको वापस लाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय और मॉरिशस के वित्तीय संस्थान के बीच किसी तरह के समझौते में भारत और मॉरिशस आगे बढ़ सकते हैं? ये कितना अहम है दोनों ही देशों के लिए और भारत के लिए? देखिए, आप अगर पीछे देखेंगी जो हमने ट्रीटी को रिव्यू किया मॉरिशस के साथ में, तो उसका कुछ दुरुपयोग भी हुआ था, क्योंकि जीरो टैक्सेशन ट्रीटी थी, तो इसलिए ये जो जितने भी त्रिगुणायत साहब, हम अपने दर्शकों को भी बता दें, आपको भी बता दें कि भारत और मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय वार्ता, प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री अपने अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ इस समय वार्ता की टेबल पे मौजूद हैं। इन दृश्यों में आप देख रहे हैं बेहद अहम दोनों ही देशों के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की ये वार्ता है। द्विपक्षीय मुद्दों को लेकर आगे बढ़ने की, साझा एक तरह से हितों को लेकर आगे बढ़ने की शुरुआत यहाँ से होगी। 2015 में तमाम वो समझौते, वो विकास यात्रा मॉरिशस को लेकर, तमाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जिनको लेकर भारत आगे बढ़ा है मॉरिशस के साथ, उसकी समीक्षा होगी इस वार्ता में। साथ ही साथ अन्य नए क्षेत्रों में किस तरह से सहयोग को बढ़ाया जाए, चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो, स्पेस सेक्टर हो, स्वास्थ्य, कृषि, पीपल टू पीपल कनेक्ट को और मजबूत कैसे किया जाए, इन तमाम मसलों पर दोनों देश आगे बढ़ने जा रहे हैं। त्रिगुणायत साहब, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। हमारे दर्शक इन दृश्यों को देख रहे हैं जब द्विपक्षीय प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता दोनों देशों के बीच शुरू हो चुकी है। जी त्रिगुणायत साहब। तो मैं ये कह रहा था कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है, दोनों देशों का कमिटमेंट, दोनों देशों के जो एजेंसीज हैं उनके बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, उसको फॉर्मलाइज करना, क्योंकि वो ऐसा है कि हर एक देश के अंदर दूसरे देश जो आपके इंटरेस्ट के लिए निमिकल हैं, आपकी इकोनॉमी को अंडरमाइन करना चाहते हैं, उस तरह की भी ऑपरेट करते हैं सब जगह से। तो कैसे उसमें रियल टाइम एक्सचेंज इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कैसे उसको काउंटर किया जाए, कैसे उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाई जाए, तो मैं समझता हूँ इस तरह का समझौता कहा जा रहा है कि शायद साइन होगा। कुछ देर के अंदर हमें पता लग जाएगा कि कितने एग्रीमेंट साइन होने हैं, 10 या 12 जितने भी हैं। तो लेकिन मुझसे एक हमारा जो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल रिलेशनशिप है वो और ज़्यादा समझता हूँ स्ट्रेंथन होगी और ट्रांसपेरेंसी उसके अंदर काफ़ी आएगी, क्योंकि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग और ये सारी चीज़ें हैं उसका बड़ा नुकसान होता है देश की इकोनॉमी के ऊपर। जी प्रोफेसर अंशु, इस समय दोनों ही देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता जारी है। हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और अपने पूरे प्रतिनिधिमंडल के साथ मौजूद हैं। तो वहीं हम देख रहे हैं मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम भी अपने प्रतिनिधिमंडल स्तर के साथ इस वार्ता में शामिल हो रहे हैं। प्रोफेसर अंशु, कई ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जो 21वीं सदी के चैलेंजिंग क्षेत्र भी माने जाएं और सहयोग के भी बड़े क्षेत्र माने जाएं, जिसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक बड़ा क्षेत्र है। भारत ने G20 से लेकर तमाम वैश्विक मंचों पर, और जब हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत साफ कहा है कि किस तरह से ग्लोबल साउथ के अन्य देशों के साथ भारत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आगे बढ़ना चाहता है और उनकी विकास यात्रा को और मजबूत करना चाहता है।
निश्चित तौर पर ऋतु जी, पहले तो ये कह दूं कि जिस प्रकार की सहजता यहाँ माहौल में दिखाई पड़ रही है, जिस प्रकार के दृश्य हम देख पा रहे हैं, दोनों ही देशों के प्रतिनिधि मंडल एक दूसरे के आमने सामने हैं, चेहरे पर सहजता है, सभी के मुस्कान है, और एक टोन तो सेट हो ही चुका है। और ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनमें संभावनाएं अपार है। तो हमने चर्चा की, अनिल जी ने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हम सभी के साथ साझा किए, चाहे कृषि का सेक्टर आप देखें, फार्मास्यूटिकल्स का देखें, स्पेस कलेबरेशन का देखें, डिफेंस कलेबरेशन का देखें, इसमें अब जो नए इनोवेटिव नवाचारी जो क्षेत्र हैं वो भी हमें दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो क्षेत्र है, और इसमें भी जो मॉरिशस का एक विकास एजेंडा है, तो चाहे मॉरिशस का डिजिटलाइजेशन करना हो या डिजिटलाइजेशन से जुड़े हुए अलग अलग क्षेत्र हो, इसमें स्वास्थ्य का क्षेत्र है, प्रोफेसर इसमें अंशु आपको रोकना finance का चाहेंगे, क्षेत्र है। प्रोफेसर अंशु आपको रोकना चाहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोर्ट लुइस में मॉरिशस की अपनी यात्रा के दूसरे दिन The first segment will be dedicated to the exchange of 8 memoranda of understanding, followed by the handing over of a navigation chart on Saint-Brandon. The exchange of the first 4 MOUs will be carried out by Ambassador Roy Bisundayal, Secretary for Foreign Affairs, on behalf of Mauritius, and Shri Vikram Mishri, Foreign Secretary, on behalf of India. May I invite the 2 foreign secretaries to move forward, please. I have the honor to invite Dr. the Honorable Naveen Chandra Ramgulam and His Excellency Shri Narendra Modi to rise and come forward to witness the exchanges, please. The first exchange will be the MOU between the Central Bank of Mauritius and the Reserve Bank of India on local currency settlement system. The second exchange will be the credit facility agreement between the Government of Mauritius and the State Bank of India to finance projects being implemented by the Central Water Authority under the Pipe Replacement Program. The third exchange will be the MOU between the Institute of Foreign Service of India and the Ministry of Foreign Affairs, Regional Integration and International Trade of Mauritius on training program for diplomats. The fourth exchange will be the technical agreement on the sharing of white shipping information between the Indian Navy and the Mauritius Police Force. Thank you. I kindly request the Foreign Secretary of India to take his seat, please. I now invite His Excellency, Mr. Anurag Srivastava, the High Commissioner of India to Mauritius, to join Ambassador Roy Bisundayal for the exchange of the remaining 4 agreements. The fifth exchange will be the MOU between the Financial Crimes Commission of Mauritius and the Directorate of Enforcement of India.
The sixth exchange will be the MOU between the Ministry of Industry, SMEs and Cooperatives of Mauritius and the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises of India on cooperation in the field of micro, small and medium enterprises. The seventh exchange will be the MOU between the Ministry of Public Service and Administrative Reforms of Mauritius and the National Centre of Good Governance, Department of Administrative Reforms and Public Grievances of India on training of public officers. The eighth exchange will be the MOU between the Indian National Centre for Ocean Information Services, Ministry of Earth Sciences of India, and the Department for Continental Shelf, Maritime Zones Administration and Exploration, Prime Minister's Office of Mauritius. We now proceed with the handing over of a navigation chart on Saint-Brandon. Thank you. May I now invite Dr. the Honorable Prime Minister of Mauritius and His Excellency the Prime Minister of India to take their seats, please. I also invite the Secretary for Foreign Affairs to return to his seat. We now proceed with the second segment of today's event. We will now watch a video clip on the Area Health Center in Cap Malheureux and 20 community development projects in Mauritius, including Rodrigues. These projects are funded through grant assistance from the Government of India under the High Impact Community Development Project Scheme. I invite you to watch the screen in front of you. India-Mauritius, a timeless partnership. India and Mauritius share a deep-rooted relationship built on history, ancestry, culture, and language. Over the decades, this bond has strengthened through cooperation in maritime security, trade, education, culture, and launching 96 projects since 2022. Sports complexes, children's playground, solar initiatives, and disaster preparedness projects across Mauritius and its outer islands. Guided by the spirit of Vasudhaiva Kutumbakam, India's support is not just about infrastructure, but about fostering well-being, prosperity, and strong ties between our nations. Today, PM Narendra Modi and PM Dr. Naveen Chandra Ramgoolam will jointly inaugurate the Area Health Center and 20 high-impact community development projects. The Area Health Center will offer comprehensive medical services, including diabetes care, maternal health, and rehabilitation. The 20 high-impact community development projects will enhance the well-being of Mauritians and improve their quality of life. Together, we contribute to build a brighter future for all Mauritians. Thank you. We now proceed with the e-inauguration of the Area Health Center in Cap Malheureux, followed by the e-inauguration of the 20 community development projects. I have the honor to invite Dr. the Honorable Prime Minister of Mauritius and His Excellency the Prime Minister of India to take the respective remotes from the side tables, please. Your Excellencies, to proceed with the inauguration of the Area Health Center in Cap Malheureux, may I invite you to press the button. To proceed with the inauguration of the 20 community development projects, may I again invite Your Excellencies to press the button.
Thank you, Excellencies. We now move to the final segment of our program. May I invite Dr. the Honorable Naveen Chandra Ramgoolam and His Excellency Shri Narendra Modi to move to the lectern for their respective statements to the media, please. Well, first of all, good morning. Shri Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of India, the Deputy Prime Minister, Honorable Paul Béranger, Madam Speaker, ministers, junior ministers, and distinguished guests, and members of the media. His Excellency Shri Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of India, has honored us by his presence amidst us on the occasion of the National Day celebrations of the 57th anniversary of our independence. His distinguished presence on this momentous occasion is testimony to the unique and very special relations which bind our two countries. It will be recalled that while formal diplomatic relations were established in 1948, our people-to-people ties go back to centuries. The resounding success of the community event held last evening at the Triano Convention Center, which gathered both Mauritian citizens and members of the Indian diaspora, was a clear illustration of the vibrancy of shared cultural heritage. I am proud to underscore the dynamic partnership between our two countries. Mauritius, as we are well aware, continues to benefit from Indian assistance for its socio-economic development. The signature of key agreements in wide-ranging sectors, such as those we have just witnessed today, covering such diverse sectors as crime investigation, maritime traffic monitoring, infrastructure, diplomacy, commerce, capacity building, finance and ocean economy, as well as the handing over, which we just saw, of the navigation charts of Saint-Brando, have further enhanced our already excellent bilateral relations. Let me also highlight the assistance provided by the Government of India in the implementation of the high-impact community development projects, 20 community projects, as well as the Area Health Center at Camp Malloy, which we inaugurated today. These projects, which relate to the renovation of playgrounds, community and health centers across Mauritius, Rodrigues and Agadiga, will no doubt contribute to the improvement of the quality of life of our citizens. During this visit, the Prime Minister of India and myself had very constructive discussions on how to take our bilateral relations to even greater heights. In this perspective, I am pleased to announce that His Excellency Shri Narendra Modi and myself have further agreed to strengthen our relations through a Mauritius-India joint vision document for an enhanced strategic partnership. Our shared vision is to increase our cooperation in existing and emerging sectors, such as space research, artificial intelligence, digital health, ocean economy, pharmaceuticals, ICT, fintech, and cybersecurity. We are grateful that India will continue to assist Mauritius in modernizing our health sector. In this respect, we will collaborate closely on programs aimed at drug de-addiction and rehabilitation. Our two countries will continue to reinforce trade relations through the Comprehensive Economic Cooperation and Partnership Agreement and set up such innovative mechanisms that would further facilitate exchanges for our mutual benefit. Climate emergency is another avenue which we have agreed to cooperate
to address and mitigate the existential threats for small island developing states like Mauritius. We look forward to firming up our cooperation in the maritime sector as well. Ladies and gentlemen, I cannot conclude without repeating our deep gratitude for India's unflinching support to the long-standing struggle of Mauritius to exercise its full sovereignty over its entire territory. Shri Narendra Modi, beyond your principled and unflinching support, we thank you once again for your pivotal role in this respect and for being a respected, strong voice in the favor of Mauritius. Built on mutual respect, shared values, and a long history of cooperation, our bilateral relations are continually reinforced through our commitment to progress. During my previous 10 years as Prime Minister, I have endeavored to strengthen and expand this treasured relationship, and I have no doubt our relationship will now reach even higher levels, and it will benefit both our peoples and countries. Thank you, Mr. Prime Minister. Your Excellency, प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम जी, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के सभी साथी, नमस्कार। बौजूर 140 करोड़ भारतीयों की ओर से मैं मॉरिशस के सभी नागरिकों को राष्ट्रीय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे दोबारा मॉरिशस के नेशनल डे पर आने का अवसर मिल रहा है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम जी का और मॉरिशस सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, भारत और मॉरिशस का संबंध केवल हिंद महासागर से ही नहीं, बल्कि हमारी साझी सांस्कृतिक परंपराओं और मूल्यों से भी जुड़ा है। हम आर्थिक और सामाजिक प्रगति की राह पर एक दूसरे के साथी हैं। प्राकृतिक आपदा हो या कोविड विपदा, हमने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। रक्षा हो या शिक्षा, स्वास्थ्य हो या स्पेस, हम हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में हमने अपने संबंधों में कई नए आयाम जोड़े हैं। विकास सहयोग और क्षमता निर्माण में नए कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं। मॉरिशस में गति के लिए मेट्रो एक्सप्रेस, न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग, सुखद प्रवास के लिए सोशल हाउसिंग, अच्छे स्वास्थ्य के लिए ENT हॉस्पिटल, व्यापार और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए UPI और रुपे कार्ड, किफायती और बेहतर क्वालिटी वाली दवाइयों के लिए जन औषधि केंद्र, ऐसे कई पीपल सेंट्रिक इनिशिएटिव्स हैं जिन्हें हमने समयबद्ध तरीके से पूरा किया है। अगालेगा में बेहतर कनेक्टिविटी से
साइक्लोन चीदो से प्रभावित लोगों तक मानवीय सहायता तेजी से पहुंचाई जा सकी। इससे कई जानें बचाई जा सकी। अभी हमने काप मेलेरे एरिया हेल्थ सेंटर और 20 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। कुछ देर बाद प्रधानमंत्री जी के साथ अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन को देश को समर्पित करने का सौभाग्य मिलेगा। साथियों, आज प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम और मैंने भारत मॉरिशस साझेदारी को एनहेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। हमने निर्णय लिया कि मॉरिशस में पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनाने में भारत सहयोग करेगा। यह मदर ऑफ डेमोक्रेसी की ओर से मॉरिशस को भेंट होगी। मॉरिशस में 100 किलोमीटर लंबी पानी की पाइपलाइन के आधुनिकीकरण के लिए काम किया जाएगा। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में 500 मिलियन मॉरिशियन रुपए के नए प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाएंगे। अगले 5 वर्षों में भारत में मॉरिशस के 500 सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। हमारे बीच लोकल करेंसी में आपसी व्यापार का सेटलमेंट करने पर भी सहमति बनी है। साथियों, प्रधानमंत्री जी और मैं सहमत है कि रक्षा सहयोग और मैरीटाइम सिक्योरिटी हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का अहम हिस्सा है। फ्री, ओपन, सिक्योर एंड सेफ इंडियन ओशन हमारी साझी प्राथमिकता है। हम मॉरिशस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की सुरक्षा में पूर्ण सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस संदर्भ में कोस्ट गार्ड की जरूरतें पूरी करने में हर संभव सहायता दी जाएगी। मॉरिशस में पुलिस अकादमी और नेशनल मैरीटाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग सेंटर, इसकी स्थापना में भारत सहयोग देगा। व्हाइट शिपिंग, ब्लू इकोनॉमी और हाइड्रोग्राफी, इस पर सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। चागोस के संदर्भ में हम मॉरिशस की संप्रभुता का पूर्ण सम्मान करते हैं। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन और इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस जैसे मंचों के तहत हम सहयोग बढ़ाएंगे। साथियों, पीपल टू पीपल संबंध हमारी भागीदारी को मजबूत नींव प्रदान करते हैं। डिजिटल हेल्थ, आयुष सेंटर, स्कूल एजुकेशन, स्किलिंग और मोबिलिटी में सहयोग बढ़ाया जाएगा। हम एआई और डीपीआई यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मानवीय विकास में उपयोग के लिए मिलकर काम करेंगे। मॉरिशस के लोगों के लिए भारत में 4 धाम यात्रा और रामायण ट्रेल के लिए सुविधा दी जाएगी। गिरमिट धरोहर के संरक्षण और संवर्धन को बल दिया जाएगा। साथियों, ग्लोबल साउथ हो, हिंद महासागर हो
या अफ्रीका भूभाग, मॉरिशस हमारा महत्वपूर्ण साझेदार है। 10 वर्ष पहले विजन सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन की आधारशिला यहीं मॉरिशस में रखी गई थी। इस पूरे क्षेत्र की स्थिरता और समृद्धि के लिए हम सागर विजन लेकर चले हैं। आज इसको आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूंगा कि ग्लोबल साउथ के लिए हमारा विजन रहेगा सागर से आगे बढ़कर के महासागर, यानी म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। इसमें ट्रेड फॉर डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ और म्यूचुअल सिक्योरिटी फॉर शेयर्ड फ्यूचर की भावना समाहित है। इसके तहत टेक्नोलॉजी शेयरिंग, कंसेशनल लोन और ग्रांट के माध्यम से सहयोग किया जाएगा। एक्सेलेंसी, एक बार फिर मॉरिशस में मिले आत्मीय स्वागत के लिए मैं आपका और मॉरिशस के लोगों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपको भारत यात्रा करने के लिए निमंत्रण देता हूं। आपका भारत में स्वागत करने के लिए हम तत्परता से प्रतीक्षा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Excellencies. Before closing the final segment of our program, I invite Dr. the Honorable Prime Minister of Mauritius and His Excellency, the Prime Minister of India, to move to the center of the stage for a photo souvenir. Thank you, Excellencies. Excellencies, ladies and gentlemen, we have reached the end of this function. Kindly remain seated as Dr. the Honorable Prime Minister of Mauritius and His Excellency the Prime Minister of India depart. Thank you again. पोर्ट लुइस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इसमें कई समझौते बेहद अहम हैं। दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापनों पर आदान प्रदान में सेंट्रल बैंक ऑफ मॉरिशस और आरबीआई के बीच समझौता शामिल है। क्रेडिट फैसिलिटी एग्रीमेंट को लेकर सहमति बनी है। इंडियन नेवी और मॉरिशस पुलिस के बीच समझौता हुआ है और एमएसएमई के क्षेत्र में भी भारत और मॉरिशस के बीच समझौता हुआ है। वहीं साथ ही साथ ये देखा गया है कि किस तरह से अन्य समझौतों में लोकल करेंसी को लेकर भी एक सेटलमेंट सिस्टम पर एग्रीमेंट हुआ है। इसी के साथ इंडियन नेवी के साथ समझौता हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के साथ समझौता हुआ है। तो 8 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुआ है। इसके बाद मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री की नेतृत्व क्षमता और उनके नेतृत्व में मॉरिशस में जो विकास हुआ है उसकी सराहना की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये सहयोग आने वाले समय में आगे बढ़ता जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन बातों को इस मंच से रखा, दोनों देशों के सहयोग को आगे बढ़ाते हुए बताते हैं, उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में रिश्तों में नए आयाम जुड़े हैं। उन्होंने उन तमाम क्षेत्रों का जिक्र किया जिन्हें लेकर भारत और मॉरिशस के संबंध आगे बढ़ रहे हैं। दोनों देशों के रिश्तों ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, उन्होंने कहा कि रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर हर क्षेत्र में एक दूसरे के सहयोग को लगातार भारत और मॉरिशस आगे बढ़ा रहा है। साझी संस्कृति और मूल्यों से भी जुड़े हुए हैं। दोनों देशों के संबंध हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं दोनों देश। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत 140 करोड़ की ओर से राष्ट्रीय दिवस की शुभकामनाओं को देते हुए शुरू किया। उन्होंने कहा कि मॉरिशस में पुलिस अकेडमी की स्थापना में भारत सहयोग देगा।
साथ ही प्रधानमंत्री ने पिछले 10 वर्षों में मॉरिशस के विकास में भारत के सहयोग का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जन केंद्रित योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया गया है। पीपल टू पीपल कनेक्ट को और मजबूत किया जा रहा है। उस दिशा में जो काम किए जा रहे हैं उसका भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। आगे इस सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। 4 धाम यात्रा के लिए भारत मॉरिशस को सहयोग करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि किस तरह से उन्होंने कहा कि एक दूसरे का साथ भारत और मॉरिशस ने दिया है। उन्होंने एकदम शुरुआत में कहा था कि हिंद महासागर की कूटनीति ही सिर्फ दोनों देशों को मजबूत नहीं करती है, बल्कि भारत और मॉरिशस की साझा सांस्कृतिक और मूल्यों से भी दोनों देशों के संबंध जुड़े हुए हैं। चागोस द्वीप का भी उन्होंने जिक्र किया। बातचीत में ये मसला भी उठा। चागोस द्वीप समूह के लिए भारत मॉरिशस की संप्रभुता का सम्मान और समर्थन करता है। ये भी बात प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में की। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद एक बार फिर लौटेंगे प्रधानमंत्री की मॉरिशस यात्रा में। जिस तरह से दोनों देशों के बीच जो 8 समझौते हुए हैं उस पर भी विस्तार से आपको जानकारी देंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today, yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions by individuals and organizations to the field of yoga. These awards carry a trophy, certificate and a prize of 25 lakh rupees. Hurry! Send your entries through MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस यात्रा का दूसरा दिन। दोनों ही देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हो गई है। 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। बेहद अहम समझौते ये हैं दोनों देशों की ही विकास यात्रा को लेकर और मॉरिशस को सहयोग को लेकर बेहद अहम माने जा रहे हैं ये 8 समझौते जो हुए हैं। साथ ही साथ इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स का भी उद्घाटन किया है। इनॉग्रेशन उसका प्रधानमंत्री ने किया है। हम जानते हैं कि भारत लगातार मॉरिशस में सहयोग को लेकर आगे बढ़ाता रहा है और कम्युनिटी डेवलपमेंट की तमाम उन प्रोजेक्ट्स पर भारत का एक बड़ा सहयोग रहा है, जिनमें से 20 प्रोजेक्ट्स का आज उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दोनों देशों के बीच 8 समझौते हुए हैं। इन 8 समझौतों में शामिल सेंट्रल बैंक ऑफ भारत और मॉरिशस के बीच मजबूत साझेदारी। दोनों देशों के बीच जो समझौते हुए हैं वो हम आपको बता देते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ मॉरिशस और RBI के बीच समझौता हुआ है। इंडियन नेवी और मॉरिशस पुलिस के बीच समझौता हुआ है। साथ ही लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम को लेकर समझौता एक हुआ है दोनों देशों के बीच। MSME के क्षेत्र में भारत मॉरिशस के बीच भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। कई बड़े समझौते हैं जिन पर दोनों देशों के बीच सहमति और हस्ताक्षर हुए हैं। क्रेडिट सुविधा से जुड़ा समझौता भी हुआ है। वहीं टेक्निकल एग्रीमेंट, व्हाइट शिपिंग एग्रीमेंट को लेकर भी दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है। बेहद अहम समझौता है ये। किस तरह से पायरेसी और दोनों देश हिंद महासागर में जो तमाम गतिविधियां हैं उनको लेकर भी दोनों ही देशों की एक तरह से नेवीज आपस में तमाम उन सूचनाओं का आदान प्रदान अब कर सकेंगी। ये बेहद अहम समझौता माना जा रहा है दोनों देशों के बीच। तो इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ है।
हमारे साथ प्रोफेसर अंशु मौजूद हैं। प्रोफेसर अंशु, ये माना जा रहा था कि टेक्निकल एग्रीमेंट, वाइट शिपिंग एग्रीमेंट हो जाएगा, तो ये हुआ है और ये समझौता बेहद अहम दोनों देशों के लिए, और मुझे लगता है कि हिंद महासागर क्षेत्र को एक तरह से, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि फ्री, ओपन और सिक्योर इंडियन ओशन की जो उन्होंने बात की है, उस दिशा में भी बेहद अहम ये समझौता। जी, निश्चित तौर पर ऋतु जी, और अभी हमने जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री के मॉरिशस के राष्ट्राध्यक्ष के संबोधन को सुना और देखा कि किस प्रकार से 8 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसमें 2 समझौते बैंकिंग एंड फाइनेंस सिस्टम से जुड़े हुए हैं, जो दोनों ही देशों के जो राष्ट्रीय बैंक है उनके बीच में हुए हैं। एमएसएमई से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। ओशन साइंस को बढ़ावा देने के लिए, इसमें शोध अच्छी तरह से आगे बढ़ सके, इसको लेकर के एक समझौता हुआ है। फिर किस तरह से मॉरिशस के पब्लिक सर्वेंट्स को ट्रेनिंग दी जा सकती है, इसको लेकर के एक समझौता हुआ है। फाइनेंशियल क्राइम को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। नौसेना की दृष्टि से शिपिंग इंफॉर्मेशन को साझा करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। इसके अलावा जब मॉरिशस के राष्ट्राध्यक्ष बोले तो उन्होंने न सिर्फ भारत और मॉरिशस के जो संबंध हैं उनको एक टाइमलेस पार्टनरशिप बताया, उन्होंने एक आगे का रोड मैप हमारे सामने रखा कि कैसे दोनों ही देशों के बीच में एक जॉइंट विजन को लेकर के सहमति बनी है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्षेत्र, स्पेस कोलैबोरेशन का क्षेत्र, डिजिटल हेल्थ का क्षेत्र, फार्मास्यूटिकल का क्षेत्र, आईसीटी का क्षेत्र, साइबर सिक्योरिटी, फिनटेक और ओशन साइंस से जुड़े हुए ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर दोनों ही देश अपने संबंधों के भविष्य की तरफ देख रहे हैं, आगे बढ़कर सहयोग करेंगे। उन्होंने भारत को मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए और मॉरिशस की कैपेसिटी बिल्डिंग में ज्यादा से ज्यादा योगदान करने के लिए भी धन्यवाद दिया। फिर जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री बोले तो जैसे कि हम कयास लगा रहे थे, सागर की उद्घोषणा भी उन्होंने 2015 में मॉरिशस की धरती से की थी। आज उन्होंने सागर को महासागर में परिणत करते हुए कहा कि ये महासागर जो है हिंद महासागर में स्टेबिलिटी की, पीस की, न्यूट्रलिटी की दृष्टि से पूरे ग्लोबल साउथ के देशों के लिए वो लॉन्च कर रहे हैं म्यूचुअल होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री ने की है, जिसके तहत अब आपसी कंसेप्चुअल लोन्स की, फिर किस प्रकार से आपस में कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर के सहायता की जाए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर के समुद्री अपराधों को रोका जा सके, रक्षा सहयोग विशेष करके समुद्री सहयोग पर बल देते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की। उन्होंने ये भी घोषणा की कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी यानी भारत की तरफ से मॉरिशस की संसद निर्माण में सहयोग किया जाएगा और मॉरिशस की 100 किलोमीटर पाइपलाइन के सुधार और नवीनीकरण में भारत सहायता करेगा, और इसके साथ साथ सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग के लिए भी एक बड़ा कार्यक्रम अब भारत सरकार चलाएगी। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं हमारे सामने हुई हैं, और इससे न सिर्फ हम देखते हैं कि कैसे दोनों देशों के बीच की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जिसकी बात आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने अपने उद्बोधन में कही, दोनों देशों के आगे भविष्य के संबंधों के क्षेत्र हमारे सामने उजागर किए गए। क्षेत्रीय सुरक्षा की दृष्टि से, हिंद महासागर की सुरक्षा की दृष्टि से और वैश्विक राजनीति की दृष्टि से आज बड़े महत्वपूर्ण सहयोगात्मक ये एमओयूज, अग्रीमेंट्स की बात और आगे के रोड मैप की बात हमने सुनी, और ये देखना बड़ा सुखद रहा कि एक सकारात्मक वैश्विक राजनीति के निर्माण और इसको आगे ले जाने में न सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री तत्पर दिखते हैं, मॉरिशस की तरफ से भी हमें वो सहयोग अब मिलता हुआ नजर आता है। जी, प्रोफेसर अंशु, प्रधानमंत्री ने विस्तार से बताया कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस यात्रा ग्लोबल साउथ के लिए एक सेतु है, यानी कि सागर को महासागर में तब्दील करना भी ग्लोबल साउथ को एक बड़ा संदेश प्रधानमंत्री ने यहां से दिया है। साथ ही एनहांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का निर्णय जो दोनों देशों ने लिया, ये किस तरह से दोनों देशों के संबंधों को एक नए पायदान पे ले जाएगा? निश्चित तौर पर जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा भी की कि वो भारत और मॉरिशस को स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के रूप में देखते हैं, और कूटनीति की दुनिया में ऋतु जी मैं आपको बता दूं कि जब हम कंसेप्चुअली देखते हैं तो पहले दो देशों के बीच में कूटनीतिक संबंध बनते हैं, फिर जब वो सहजता की और आपसी विश्वास की ओर जाते हैं तो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप निर्मित होती है और वो एक नेचुरल अलाय के स्टेटस तक जाती है। तो यदि मॉरिशस की ओर देखें तो जिस प्रकार के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध दोनों ही देशों
के बीच में है। निश्चित तौर पे वो एक गहरे विश्वास का रिश्ता दोनों देशों के साथ है। मॉरिशस को जब जब सहायता मिली है, आवश्यकता पड़ी है, भारत ने सहायता की है। मॉरिशस में कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए भारत ने हमेशा आगे बढ़कर सहायता की है, जिसका कि आज उल्लेख दोनों ही देशों के प्रमुखों ने अपने अपने संबोधनों में भी किया। और यहां से, यहां की धरती से आज जो महासागर की बात माननीय प्रधानमंत्री ने की, तो उसमें उन्होंने ग्लोबल साउथ के सभी देशों को जोड़ लिया। और इस पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे थे कि जब बात मॉरिशस जैसे देश की हो, भारत जैसे देश की हो, उन विकासशील देशों की और की हो जो कि एक समय अलग अलग कॉलोनियल मास्टर्स की कॉलोनी थे, इन सभी को लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता मिली, जिसके बाद इन्होंने अपने यहां विकास करना शुरू किया। तो अब जब हम वैश्विक राजनीति के परिदृश्य से देखते हैं तो अलग अलग वैश्विक मंचों पर इन देशों को नेतृत्व की भूमिका मिले, वैश्विक राजनीति का लोकतंत्रीकरण हो और ये देश आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से आगे बढ़ सके। इसके लिए ये आवश्यक है कि हिंद महासागर जैसे जो क्षेत्र हैं, इंडो पैसिफिक जैसे जो क्षेत्र हैं, वो किसी भी देश के वर्चस्व से, इन्फ्लुएंस से मुक्त रह सके। और इसी की बात आज अपने संबोधन में माननीय प्रधानमंत्री ने की, जब उन्होंने कहा कि हिंद महासागर को पीसफुल रखना, स्टेबल रखना, न्यूट्रल रखना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए उन्होंने मॉरिशस की धरती से महासागर की बात करके ग्लोबल साउथ के सभी देशों को आहूत किया है कि वे आए और इस महासागर का हिस्सा बनके भारत के साथ न सिर्फ हिंद महासागर को, वैश्विक राजनीति को भी लॉबी पॉलिटिक्स से मुक्त रखने के लिए, किसी एक देश के वर्चस्व से मुक्त रखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए सहयोग करें। जी, प्रोफेसर अंशु, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने बताया कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस की अपनी यात्रा से, मॉरिशस के साथ तो तमाम समझौते किए गए हैं और जो यात्रा अभी तक की रही है उसे एक तरह से ग्लोबल साउथ के सामने एक बड़े उदाहरण के तौर पर पेश किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ऐसे में जब प्रधानमंत्री अपनी तमाम इन योजनाओं और खासकर कम्युनिटी डेवलपमेंट के उन तमाम प्रोजेक्ट्स का जिक्र करते हैं, जिसमें उन्होंने एकदम शुरुआत में बहुत साफ कह दिया कि हिंद महासागर की कूटनीति सिर्फ नहीं है, यानी कि मॉरिशस में शिक्षा क्षेत्र से, कृषि क्षेत्र से, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना काम किया गया है, चाहे वो मेट्रो एक्सप्रेस हो, औषधि केंद्र हो, अस्पताल हो, इसका जिक्र करते करते प्रधानमंत्री जब पहुंचे चागोस का उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि हम मॉरिशस की संप्रभुता का सम्मान करते हैं, उसका समर्थन करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के उस वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत के साथ तमाम देशों की अपनी संप्रभुता का एक सम्मान, एक दायरा जो होता है, उसकी गरिमा को भी एक बड़े मतलब तौर पर विश्व के सामने रखा और ये उदाहरण के तौर पर दिया कि किस तरह से देशों को सहयोग के लिए जब आगे आते हैं तो देशों की संप्रभुता का भी ध्यान रखने की जरूरत है। रितु जी, आपने बहुत सुंदर बिंदु इस चर्चा में जोड़ दिया है, क्योंकि अपने संबोधन में माननीय प्रधानमंत्री ने आज चागोस में मॉरिशस की संप्रभुता का सम्मान करने की बात की। तो ये एक भारतीय विदेश नीति में हम जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का तत्व देखते हैं और हम सभी जानते हैं कि इसको लेकर के चर्चा किया जाना लगभग तय भी था और भारत का रुख हम स्पष्टतया देख पा रहे थे कि जब हम चागोस द्वीप की दृष्टि से देखते हैं तो 1968 के बाद यहाँ विवाद की स्थितियां बनी हुई हैं, किस प्रकार से ब्रिटेन ने इसको अपने वर्चस्व में ले रखा है और इसके एक हिस्से को जो कि डियागो गार्शिया है उसे अमेरिका को, यहाँ पर अमेरिका अपना एक सैन्य बेस बना सके इसके लिए दे दिया। डियागो गार्शिया में आज अमेरिका का बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण सैन्य बेस भी है। तो इसको लेकर के आज जो माननीय प्रधानमंत्री ने बात कही, देखिए मॉरिशस एक छोटा देश है, लेकिन भारत अपनी विदेश नीति के माध्यम से वैश्विक राजनीति को यही संदेश दे रहा है कि चाहे कोई भी देश छोटा हो या बड़ा, उसकी राजनीतिक संप्रभुता का, उसकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का सम्मान किया जाना बहुत आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है। और यही कहीं ना कहीं ग्लोबल साउथ की जो एक बात है, ग्लोबल साउथ की जो आवाज है, उसको मुखर करने के मुहिम में अपना योगदान है, जो आज हमें माननीय प्रधानमंत्री देते हुए नजर आए। इस पूरे कार्यक्रम के सेकंड सेगमेंट में, पहले सेगमेंट में तो हमने एमओयू साइन होते हुए देखे, 8 महत्वपूर्ण एमओयूज पर हस्ताक्षर हुए। सेकंड सेगमेंट में जो 20 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो भारत सरकार चला रही है, इसको हमने देखा कि किस प्रकार से मॉरिशस सरकार के द्वारा इसकी सराहना की गई, भारत को धन्यवाद किया गया। और इसमें शिक्षा क्षेत्र से जुड़े, सामुदायिक स्वास्थ्य से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण अभियान हैं जो भारत सरकार की पहल पर चल रहे हैं। ये फंडेड बाय इंडियन गवर्नमेंट है। और इसके बाद हमने देखा कि कैसे कुछ एरिया हेल्थ सेंटर्स का इनॉग्रेशन भी हुआ, जो कि
दोनों ही देशों के प्रमुखों के द्वारा किया गया। तो फिर हम देखते हैं कि जो ये क्रिटिकल इसेंशियल क्षेत्र हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, दो ऐसे क्षेत्र हैं जो किसी भी विकासशील देश के आगे बढ़ने के लिए सबसे पहली चाबी है, और इसमें भारत मॉरिशस की सहायता कर रहा है। तो रितु जी, जैसे कि आपने कहा ना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ भारत पूरे विश्व को यह संदेश दे रहा है कि वो सिर्फ कहता नहीं है, वो करके दिखाता है। तो आज के कार्यक्रम में भारत जो मॉरिशस जैसे देशों की सहायता करके मॉरिशस का हाथ थामकर आगे बढ़ा रहा है, आज हमने उसको हमने साक्षात अपने सामने देखा, पूरी दुनिया ने अपने सामने देखा। ये देखना बड़ा सुखद रहा, और आगे का रोड मैप भी अब हमारे सामने क्लियर है कि कैसे मॉरिशस के डिजिटलाइजेशन में भारत मॉरिशस की सहायता करने जा रहा है। प्रोफेसर अंशु, आपसे ही जानना चाहेंगे, भारत मॉरिशस के संबंधों में आज जो 8 समझौते हुए, क्या इन बिंदुओं में कहीं ऐसा है कि जिन समझौतों को लेकर आगे बढ़ रहा था भारत और जिन मुद्दों पर बात कर रहा था, उसमें कहीं कुछ ऐसा हो कि जिस पे बातचीत आगे बढ़ी है लेकिन समझौते तक नहीं पहुंचे हैं? मुझे लगता है कि अभी तो हाल फिलहाल जो ये 8 महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं, इन पर हम फोकस करें, और यदि इनकी ओर देखें तो ये वो क्रिटिकल एरियाज हैं जिसमें हम सभी कयास भी लगा रहे थे कि समझौते होंगे, हमारे सामने आएंगे और इस पर काम आगे बढ़ेगा। तो एक बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़े हुए जो ये 2 समझौते हैं, जो मॉरिशस के बैंक और हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच में हुए, ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण समझौते हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण समझौता मैं शिपिंग इंफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ देखती हूँ, जिसको लेकर के भारत की नौसेना और मॉरिशस की पुलिस फोर्स के बीच में ये समझौता हुआ है। ये समझौते उन्हीं देशों के बीच में हो सकते हैं जिनके बीच बहुत भरोसे का रिश्ता है, क्योंकि अपनी सेना से जुड़ी हुई गुप्तचर इंफॉर्मेशन या जो क्रिटिकल इस प्रकार की खुफिया जो इंफॉर्मेशन है, उसको साझा करना कोई भी देश तभी अग्री करता है जब दूसरे देश के साथ उसका बहुत साझे विश्वास का, भरोसे का रिश्ता हो। ये एक बड़ा समझौता हमारे सामने आया। फिर हम देखते हैं कि फाइनेंशियल क्राइम को रोकने के लिए एक बड़ा समझौता दोनों देशों के बीच में हुआ, जिसमें कि मॉरिशस की फाइनेंशियल क्राइम कमीशन और भारत की ईडी इन्वॉल्व है। आप देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ मॉरिशस और हमारी जो एमएसएमई इंडस्ट्री है, उसके बीच में एमएसएमई को लेकर के एक बड़ा समझौता हमारे सामने आया है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सर्विसेज और नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस जो भारत का है, उसको लेकर के किस प्रकार से मॉरिशस के ऑफिसर्स जो हैं, जो पब्लिक सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, उसकी ट्रेनिंग को लेकर के एक समझौता हमको देखने को मिला है। और एक इंटरनेशनल सेंटर फॉर ओशन सर्विसेज मॉरिशस से और हमारा जो नेशनल सेंटर फॉर ओशियनिक स्टडीज है, उसको लेकर एक समझौता हुआ है। अभी अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक सर्विसेज के भी उद्घाटन की बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जिसके माध्यम से फिर मॉरिशस के जो वहां के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वहां के जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, उनको भारत ट्रेनिंग प्रदान करेगा। तो मैं ये अभी जो एक बहुत ब्राइट स्पॉट है, इसकी ओर देख रही हूं, क्योंकि एक बड़ी सफलता भारत को भी मिली है। इसके अलावा जो पहले समझौते हुए हैं, जिसमें डबल टैक्स अवॉइडेंस समझौता है, या जो ये सेपा है जो दोनों देशों के बीच में, जिसमें 2021 में हस्ताक्षर हुए थे, इसमें एक नए माइलस्टोन्स तो हम अचीव करते जा ही रहे हैं। पर ये कुछ ऐसे क्रिटिकल एरियाज है रितु जी, इस पर समझौते होने आवश्यक है, क्योंकि जब हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करते हैं तो ये वो क्रिटिकल एरियाज हैं जो मॉरिशस की दृष्टि से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, और भारत से सहायता मिले इस दृष्टि से मॉरिशस के लिए महत्वपूर्ण थे। तो हाल फिलहाल तो मैं इन 8 समझौतों की ओर देख रही हूं, और मुझे लगता है कि आगे और भी क्षेत्र पर हमें जल्द ही सहमति बनते हुए और हम आगे बढ़ते हुए नजर आए। जी प्रोफेसर अंशु, जिस तरह से आप कह रही हैं कि एक ब्राइट स्पॉट और 8 समझौते बेहद अहम दोनों देशों के लिए हैं। हम जानते हैं कि मॉरिशस के एक तरह से विकास यात्रा में भारत का बड़ा सहयोग रहा है। तो सहयोगात्मक अगर हम देखें समझौतों को, तो भारत ने इन 8 समझौतों में एक बड़ा सहयोग एक बार फिर मॉरिशस की तरफ आगे बढ़ाया है। लेकिन मॉरिशस के साथ, भारत और मॉरिशस की इस यात्रा से मॉरिशस ने भारत को क्या दिया इस यात्रा में, ये बेहद अहम है। तो इसको आप किस तरह से इसकी समीक्षा करेंगी? देखिए, जब हम अपने भारत की ओवरऑल विदेश नीति को देखते हैं, हम नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को लेकर के चलते हैं, हम ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद करने की बात को लेकर चलते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ आगे बढ़ते हैं, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः का संदेश वैश्विक राजनीति के पटल से आज पूरे विश्व को दे रहे हैं, हम वैश्विक भलाई, सुख और शांति की कामना करते हैं, हम चाहते हैं युद्ध ना हो। लेकिन जब हम इस दृष्टि से वैश्विक राजनीति की ओर देखते हैं रितु जी, तो कुछ चुनौतियां भी हमारे सामने हैं।
जब हम हिंद प्रशांत क्षेत्र की ओर देखते हैं तो हम देखते हैं कि वहां किस प्रकार से चीन अपना दबदबा कायम करने में लगा हुआ है। पूरे विश्व में अपनी डेट डिप्लोमेसी के माध्यम से किस तरह से चीन ने अलग अलग स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड देशों के जो बड़े महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं उन पर एक तरह से कब्जा कर लिया है। तो ये पूरी जो एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति, अभी इस पर नहीं जाऊंगी क्योंकि ये एक चीन का कूटनीतिक षड्यंत्र है। इन सबका समाधान खोजना भारत के लिए अत्यंत आवश्यक है। और ये भारत कैसे कर सकता है? ये भारत लाइक माइंडेड नेशंस को एक तो ये समझा करके कि वे इस प्रकार के ट्रैप का हिस्सा ना बने, और दूसरी और ऐसे देशों को अपनी तरफ से सहायता प्रदान करके बिना किसी लाग लपेट और बिना किसी लालच के, जो भारत की नीति है कि भारत जब किसी देश की, मॉरिशस जैसे देश की सहायता करने जाता है तो भारत के मन में किसी प्रकार का लालच नहीं है। लेकिन मॉरिशस से आज जो सबसे महत्वपूर्ण अचीवमेंट है भारत को जो मिला है वो है हिंद महासागर में ये विश्वास कि एक परिवार का सदस्य हिंद महासागर में बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है और वो भारत के साथ हिंद महासागर को पीसफुल रखने के लिए, न्यूट्रल रखने के लिए, इन्फ्लुएंस फ्री रखने के लिए, स्टेबल बनाए रखने के लिए भारत को अपना वचन देता है, भारत के साथ बहुत हाथ से हाथ थाम कर, कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा हुआ है। तो ये भारत की बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक अचीवमेंट है जो इस यात्रा से हमारे माननीय प्रधानमंत्री को मिली है। और इसीलिए सागर की उद्घोषणा भी मॉरिशस से हुई थी, आज महासागर की उद्घोषणा भी हमने मॉरिशस से होती हुई। बिल्कुल प्रोफेसर अंशु, बहुत खूबसूरती से आपने इसकी समीक्षा की है, जहां आपने कहा कि सागर और महासागर की तरफ भारत और मॉरिशस का सहयोग अब बढ़ रहा है, सागर से बढ़ता हुआ। तो वहीं दूसरी तरफ मॉरिशस ने प्रधानमंत्री की इस यात्रा से ये जता दिया, ये विश्वास दिलाया है कि भारत के परिवार का एक हिस्सा हिंद महासागर जैसे एक सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण स्थान पर मौजूद मॉरिशस एक परिवार के सदस्य के तौर पर भारत के साथ हिंद महासागर में उसके सहयोग के लिए खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी समीक्षा के लिए, प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दूसरे दिन के तमाम समझौतों पर विस्तार से बात करने के लिए प्रोफेसर अंशु, धन्यवाद। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस यात्रा पर विशेष कार्यक्रम जारी रहेगा। अभी तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति, डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today, yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions